नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। सबसे पहले हम आपको इस अनूठी पहल का हिस्सा बनाने के लिए धन्यवाद देना चाहते हैं। जो कोविड-19 वैक्सीनेशन और सामान्य हो रहे नए हालात में रहने के संबंध में लोगों में चिंता बढ़ रही है और सवालों को दूर करने का प्रयास हम करते हैं। भारत अभी कोविड-19 महामारी से उबर रहा है और फिर से नई शुरुआत कर रहा है। यूं तो कोरोना संक्रमण का यह दौर कठिन रहा है और चुनौतियां अभी भी बनी हुई हैं। जैसे जैसे हम अनलॉक की ओर बढ़ते हैं और दैनिक गतिविधियों को फिर से शुरू करते हैं, वैसे वैसे कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ता है। आज हम कोविड-19 वैक्सीनेशन और उससे जुड़ी हुई शंकाओं पे चर्चा करेंगे। इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे पास विशेषज्ञ हैं जो आपके साथ अपने अनुभव और सलाह को साझा करेंगे कि कोविड-19 टीकाकरण के साथ लंबे समय तक स्वस्थ जीवन कैसे व्यतीत कर सकते हैं। सबसे पहले आपका परिचय कराते हैं हमारे आज के एक्सपर्ट से। विनायक हॉस्पिटल झांसी के कंसल्टेंट एंडोक्रोनोलॉजिस्ट डॉक्टर अंशुल अग्रवाल जी, लखनऊ हार्मोन सेंटर के कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट एंड एंडोक्रोनोलॉजिस्ट डॉक्टर नितिन रंजन गुप्ता जी, किंग जॉर्ज से मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ के प्रोफेसर फिजियोलॉजी डॉक्टर नरसिंह वर्मा जी। हमारे इस खास कार्यक्रम में आप सभी एक्सपर्ट्स का बहुत बहुत स्वागत है। आइए बातचीत के सिलसिले की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर अंशुल अग्रवाल जी, आपके साथ। डॉक्टर साहब, इस समय भारत में दो वैक्सीन कोविशील्ड और कोवैक्सीन का इस्तेमाल किया जा रहा है। ऐसे में अगर हम टेक्नोलॉजी और मोड ऑफ एक्शन के नजरिए से बात करें तो ये दोनों वैक्सीन एक दूसरे से किस तरह अलग है? जी, अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में अभी मेनली कोविशील्ड और कोवैक्सीन अवेलेबल है। कोविशील्ड जो कि एस्ट्राजेनेका का प्रोडक्ट है, ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी यूके में निर्मारित किया गया था और अभी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इसको लार्ज स्केल में प्रोड्यूस कर रहा है। तो इसको ये एक तरह की वेक्टर वैक्सीन है। वेक्टर इसमें एक वायरस यूज़ किया गया है जिसको बोलते हैं एडिनो वायरस। वो उसका कोरोना वायरस का प्रोटीन वेक्टर के द्वारा सेल्स ह्यूमन सेल्स तक पहुंचाया जाता है और जो कि इम्यूनिटी प्रोड्यूस करता है। तो इसकी एफिकेसी ऑलमोस्ट 70% है और एक स्टडी में जी। यह भी पता किया गया है कि यूके में एक स्टडी हुई थी, अगर इसको 3 महीने के गैप में लगाएं तो इसकी एफिकेसी 84% तक बढ़ सकती है। और दूसरी वैक्सीन की बात करें तो कोवैक्सीन, जो कि एक आरएनए वैक्सीन है। ये डायरेक्टली वायरस को किल्ड करके वैक्सीन बनाई गई है। ये डायरेक्टली जब बॉडी के अंदर जाती है तो ये वायरस के अंदर जो प्रोटीन्स हैं, स्पेशली स्पाइक प्रोटीन, जो कि वायरस को बाइंड करने में हेल्प करता है सेल्स के लिए, ये प्रोटीन के अगेंस्ट इम्यूनिटी बनती है और इसके थ्रू इम्यूनोजेनिसिटी डेवलप होती है। और इसकी एफिकेसी अराउंड 78% है, जो कि 2 डोज अपन को लगानी होती है आफ्टर 4 वीक्स गैप। सो ओवरऑल दोनों जो वैक्सीन्स हैं काफ़ी एफिकेशियस हैं। 70 टू 80% की एफिकेसी इन दोनों वैक्सीन से हमें मिल जाती है। इसके अलावा अगर अपन दूसरी वैक्सीन अवेलेबल जो कि वर्ल्ड में है, अगर बात करें मॉडर्ना वैक्सीन, फाइजर की वैक्सीन है, स्पुतनिक है, ये सारी वैक्सीन्स की एफिकेसी भी ऑलमोस्ट कंपैरेबल है। सबसे ज़्यादा एफिकेसी देखा जाए तो मॉडर्ना की है, जो कि 94% है। डॉक्टर नितिन रंजन गुप्ता जी, वैक्सीनेशन के लिए कितने समय बाद तक कोई व्यक्ति कोविड-19 से सुरक्षित रहता है और उसके बाद हमें क्या करना चाहिए? ये सवाल बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे लोगों के जहन में ये एक भ्रांति है कि कोविशील्ड 1 महीने काम करता है या कोवैक्सीन 1 महीने काम करता है, लेकिन इसका सही जवाब इस वक्त हमारे पास नहीं उपलब्ध है। और जितना उपलब्ध है वो ये है कि कम से कम प्रॉपर इम्यूनाइजेशन के बाद 8 से 9 महीने की इम्यूनिटी तो मिल ही जाती है। और ये साल भर भी हो सकती है, ये 1.5 साल भी हो सकती है। और ये संभव है कि हमें साल भर के बाद एक बार दोबारा इम्यूनाइजेशन कराना पड़े, जैसे हम लोग नॉर्मल इन्फ्लुएंजा वायरस के लिए करते हैं। तो अभी भी वैक्सीन ना लगवाने के हिसाब से या वैक्सीन बहुत कम दिन काम करेगी, इस भ्रांति को पाल के वैक्सीन ना लगवाई जाए तो ये ठीक नहीं है। जी। और हम ये तो मिनिमम मान के चलते हैं कि 9 महीने से साल भर तो इसकी एफिकेसी जरूर है। डॉक्टर नरसिंह वर्मा जी, अगर किसी के अंदर पहले से ही कोविड-19 एंटीबॉडीज हैं तो क्या फिर उसे भी वैक्सीन लगवाने की जरूरत है? कोविड-19 के इन्फेक्शन के बाद कब किसी व्यक्ति को वैक्सीनेशन करवाने की सलाह दी जा सकती है? कोविड 19 की एंटीबॉडीज भी जांच की जाती है और बहुत से लोगों के मन में यह प्रश्न होता है कि अगर एंटीबॉडीज आई हैं, उसके पश्चात भी क्या टीका लगवाना चाहिए? तो इसका जवाब है बिल्कुल हाँ, टीका लगवाना चाहिए, क्योंकि एंटीबॉडीज जो आई हैं
कोविड-19 के खिलाफ वो एंटीबॉडी काफी लंबे समय तक नहीं रहने वाली। तो अगर टीका भी लग जाता है तो एंटीबॉडी की संख्या बढ़ जाती है, उनका प्रभाव बढ़ जाता है और इसका बहुत अच्छा प्रभाव मरीजों पर पड़ता है और रोग से लड़ने में काफी सहूलियत होती है। तो जिनकी एंटीबॉडीज ज्यादा आई हैं वो भी लगवाएं जी। टीका, बहुत जरूरी है वैक्सीन लगवाना उनके लिए भी। जिनको कोविड-19 हो चुका है उनके मन में बहुधा यह प्रश्न रहता है कि हमें कोविड-19 हो चुका है, हमें अब वैक्सीन की आवश्यकता नहीं है। मैं ये बताना चाहूंगा कि जिनको कोविड-19 हो चुका है उनको भी वैक्सीन अवश्य लगवानी चाहिए। लगभग 3 महीने बाद उन्हें वैक्सीन फिर लगनी चाहिए, जिससे कि कोविड-19 होने के बाद जो एंटीबॉडी बनी थी वो एंटीबॉडी वैक्सीन लगने के बाद और प्रभावी हो जाएंगी, उनके मेमोरी सेल और बढ़ जाएंगे और इस प्रकार के मरीजों में जब दोबारा कभी वायरस का प्रकोप होगा तो उससे शरीर बहुत अच्छी तरह से लड़ सकेगा। तो जिनको कोविड-19 हुआ है वो 3 माह के पश्चात पुनः टीकाकरण जरूर कराएं। डॉक्टर अंशुल अग्रवाल जी, क्या डायबिटीज के पेशेंट्स के लिए कोविड-19 वैक्सीन सुरक्षित और प्रभावी है? जी, तो डायबिटिक्स के लिए हम पहले से भी इम्फेसाइज करते हुए आ रहे हैं कि डायबिटीज़ में कॉम्प्लिकेशन रेट्स बहुत ज़्यादा होते हैं अगर कोविड उनको हो जाता है। तो डायबिटिक पेशेंट्स को स्पेशली वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है और हर डायबिटिक को वैक्सीन लगवाना चाहिए। सेफ्टी की बात करें तो वैक्सीन बहुत सेफ है। इसमें माइल्ड जी। रिएक्शंस होते हैं जैसे कि फीवर, कफ, कोल्ड, इन्फ्लुएंजा लाइक, फ्लू लाइक सिम्पटम्स आ सकते हैं सिंपल से, या फिर वैक्सीन के साइट पे पेन हो सकता है जो कि सिंपल पैरासिटामोल खा के 2 दिन तक आप इस सिम्पटम से रिलीफ पा सकते हैं। एफिकेसी की बात करें तो एफिकेसी जैसे मैंने बताया काफ़ी इफेक्टिव भी है। कोवैक्सीन और कोविशील्ड दोनों ही इफेक्टिव हैं, जिसकी एफिकेसी 70 to 80% तक पाई गई है। यानी 10 में से 7 से 8 लोगों में ये इफेक्टिव होगा ऑलमोस्ट। तो एफिकेसी वाइज भी ये काफ़ी अच्छी है और सेफ है। और इन सब से डायबिटीज़ में ख़ास तौर से ऐसा कुछ नहीं है कि अपन को ये ज़्यादा कोई नुकसान कर सकती है या फिर इनमें ज़्यादा रिएक्शन होता है। तो सारे डायबिटिक्स इजीली सेफली ये वैक्सीन लगवा सकते हैं। डॉक्टर नितिन रंजन गुप्ता जी, क्या डायबिटीज के पेशेंट्स कोविड-19 वैक्सीनेशन से पहले और बाद में अपनी मेडिसिन ले सकते हैं? क्या उन्हें टीकाकरण के दिन बाकी दवाओं के साथ साथ इंसुलिन की खुराक भी लेनी चाहिए? ये कुछ जगह पे व्हाट्सएप में और कहीं कई जगह पे लोगों ने मुझसे कई सवाल किए कि ऐसी जानकारी आई है कि जिस दिन आप वैक्सीन लगवाने जाते हैं उस दिन इंसुलिन लेके मत जाइए या अपनी शुगर की दवा खा के मत जाइए, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। और अगर ये सिर्फ कहा भी गया होगा तो सिर्फ इसलिए कहा गया होगा कि अगर कहीं आप बहुत भीड़ में फंस गए या आपको बहुत टाइम लग गया है और आपने सुबह अपनी इंसुलिन लगा के गए तो कहीं आपका शुगर डाउन ना हो जाए। तो अगर आप अपना डायबिटीज का दवा लेके जाते हैं और अपना नाश्ता खाना खा के जाते हैं तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको इवन ऑन द डे ऑफ वैक्सीनेशन अपना दवा स्किप करना है। तो जो भी ये चीजें हैं वो सिर्फ इसको सेफगार्ड करने के जी। लिए हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि वैक्सीन के दौरान लाइन लगी हो, लंबा समय लग जाए और आपका शुगर डाउन हो जाए। तो जिन्होंने भी कहा होगा, जहां तक मुझे लगता है उनका प्रोबेबली इंटेंशन केवल ये होगा। बाकी वैक्सीन लगने के वजह से इंसुलिन ना लगाएं या गोली ना लें, इसका कोई लॉजिक नहीं। डॉक्टर नरसिंह वर्मा जी, क्या टाइप 1 डायबिटीज वाले किसी व्यक्ति के लिए वैक्सीनेशन सुरक्षित है? क्या इस तरह के किसी व्यक्ति को वैक्सीनेशन के दिन इंसुलिन की रेगुलर डोज लेनी चाहिए? टाइप 1 डायबिटीज के मरीजों के लिए भी वैक्सीन बहुत आवश्यक है, क्योंकि डायबिटीज चाहे टाइप 1 हो या टाइप 2 हो, इन दोनों अवस्थाओं में हमारी इम्यूनिटी बहुत कम हो जाती है, शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता बहुत कम हो जाती है। ऐसे समय आवश्यक है कि वैक्सीन ली जाए। वैक्सीन लेने से हमें जो एंटीबॉडीज बनती हैं उनसे रोगों से लड़ने में आसानी होती है। तो जिनको टाइप 1 डायबिटीज है उनको भी वैक्सीन लेना आवश्यक है और जब वो वैक्सीन लेने जाएं उस दिन भी इंसुलिन की खुराक उसी तरह लें, क्योंकि इंसुलिन उनके लिए बहुत ही आवश्यक है। इंसुलिन के खुराक का वैक्सीन लेने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जैसे रोज इंसुलिन लेते थे उसी प्रकार वैक्सीन वाले दिन भी इंसुलिन अवश्य लें।
फिलहाल अब हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। डॉक्टर अंशुल अग्रवाल जी, डॉक्टर नितिन रंजन गुप्ता जी, डॉक्टर नरसिंह वर्मा जी कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़कर आपने कोविड-19 वैक्सीनेशन और उससे जुड़ी हुई शंकाओं संबंध में विभिन्न बिंदुओं पर जानकारी दी और कोविड-19 टीकाकरण के साथ लंबे समय तक और स्वस्थ कैसे रहना है उसके बारे में सुझाव दिए। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके साथ बातचीत का यह सिलसिला जारी रहेगा। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कोविड-19 वैक्सीनेशन और उससे जुड़ी हुई शंकाओं के बारे में बातचीत कर रहे हैं। कोविड-19 टीकाकरण के साथ लंबे समय तक स्वस्थ जीवन कैसे व्यतीत कर सकते हैं, इसी विषय पर अपने सुझाव साझा करने के लिए हमारे साथ बने हुए हैं हमारे आज के एक्सपर्ट्स। हमारे इस खास कार्यक्रम में एक बार फिर से आप सभी एक्सपर्ट्स का बहुत बहुत स्वागत है। आइए बातचीत के सिलसिले को अब आगे बढ़ाते हैं डॉक्टर अंशुल अग्रवाल जी के साथ। डॉक्टर साहब, डायबिटीज और उससे संबंधित अन्य समस्याओं से पीड़ित व्यक्ति को कोविड-19 वैक्सीनेशन से पहले किन जरूरी बातों को ध्यान में रखना चाहिए? ओवरऑल अगर मैं आपको बता दूं तो डायबिटीज में हमें कुछ वैक्सीन लगाने से पहले हमें ज़्यादा कुछ प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कुछ अहम चीज़ें हैं, बस उसको ना कि डायबिटीज बल्कि सारे लोगों को ये देख लेना है कि हमें कोई बुखार खांसी या ऑलरेडी कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। अगर वो है तो हमें पहले उस इन्फेक्शन को ट्रीट करें और उसके बाद वैक्सीन लगवाने जाएं। दूसरा, अगर जैसे कि डायबिटीज पेशेंट्स हैं, वो लोग ब्लड थिनर्स पे होते हैं, तो जो नॉर्मल ब्लड थिनर्स हैं, एस्पिरिन, क्लोपिडोग्रिल, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन अगर कोई और तरह के ब्लड थिनर स्पेशल टाइप के, जैसे कि वॉरफरिन एसीट्रोम, जो कि वॉल्वुलर डिसीज या फिर पल्मोनरी हाइपरटेंशन या डीप वेन थ्रोम्बोसिस या कार्डियोएम्बोलिक स्ट्रोक के लिए अगर पेशेंट ले रहा है तो उनको एक बार आईएनआर अपना जरूर चेक कराना चाहिए। और अगर आईएनआर 3 से ऊपर है तो हम ये वैक्सीन को डिले कर सकते हैं और आईएनआर को पहले अपने फिजिशियन से कांटेक्ट करके उसको कम करें, क्योंकि अगर आईएनआर ज़्यादा है तो फिर वैक्सीन साइट पे ब्लीडिंग और हेमेटोमा के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो हमें बस इस चीज़ के लिए स्पेशली ध्यान देना चाहिए। दूसरा, देखा जाए तो एक एलर्जी, जिनको ऑलरेडी कोई एलर्जिक सिचुएशन है और सीवियर एलर्जी उनको हो चुकी है किसी वजह से या फिर फर्स्ट डोज में ही उनको उस वैक्सीन से एलर्जी हुई है, तो उनको वो जो है वैक्सीन अवॉइड करनी चाहिए। तो ये अहम चीजें हैं जो कि हमें फॉलो करनी चाहिए। अलग से डायबिटीज को अलग से ऐसा कुछ नहीं है कि डायबिटिक पेशेंट को बहुत ज्यादा कोई प्रिकॉशन लेने की जरूरत है और उसके एज कम्पेयर टू जनरल पब्लिक, और अपना आराम से वो टीकाकरण करा सकते हैं। डॉक्टर नितिन रंजन गुप्ता जी, जो महिलाएं पीसीओएस और मोनोपोज के लिए दवा ले रही हैं, कोविड-19 के दौरान उन्हें अपनी स्थिति को बेहतर रखने के बारे में क्या आप कोई सलाह देना चाहेंगे? दो तीन चीजों का विशेष ख्याल रखना है, चाहे पीसीओडी की महिलाएं हो, लड़कियां हो, और चाहे पोस्ट मेनोपॉजल लेडीज हो। तो ये देखा गया है कि जिन लोगों में मेटाबॉलिक सिंड्रोम रहा है या ओबेसिटी रही है, उनमें कोविड-19 का इफेक्ट ज्यादा हुआ है। मोटापे में कोविड-19 हमेशा एक सीरियस प्रॉब्लम बन के उभरा है। तो पीसीओडी की ज्यादातर लड़कियां क्योंकि मोटी होती हैं, तो उनको इस चीज का ध्यान रखना है, अपने मेटाबॉलिक हेल्थ का ध्यान रखना है, नो डाउट। दे शुड गो फॉर एक्सरसाइजेस, चाहे घर में है एरोबिक्स कर सकते हैं, घर में जिमिंग कर सकते हैं, अपनी जो मेटाबॉलिक कंट्रोल है उसका ध्यान रखना है। और दूसरी बात, ऐसी पोस्ट मेनोपॉजल फीमेल्स हैं, उनको भी इस बात का ध्यान रखना है, क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो होती हैं, जैसे डीप वेन थ्रोम्बोसिस है या ऑस्टियोपोरोसिस है, जो कि पोस्ट मेनोपॉजल फीमेल्स में होने लग जाती हैं, तो वो भी मेटाबॉलिक हेल्थ के तहत उनको इस बात का ध्यान रखना है कि फिजिकल एक्टिविटी होती रहे उनकी। अगर बाहर नहीं जा सकते तो घर में ही करते रहें। ये ऑलमोस्ट हम लोगों ने सारे पेशेंट्स को इस बात को बहुत ही एम्फेसाइज करके कहा है कि अगर कोविड-19 में आप बाहर नहीं निकल सकते हैं तो कम से कम घर में एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम, वॉकिंग, एरोबिक्स अपने घर में कर लीजिए। एंड दिस इम्प्लाइज इवन फॉर पोस्ट मेनोपॉजल फीमेल्स, इवन फॉर ऑल फीमेल्स विद पीसीओडी, ऑल ओबीस पीपल, जो भी मोटे हैं, मेटाबॉलिक सिंड्रोम है जिनको, तो दे हैव टू बी स्लाइटली मोर अवेयर ऑफ दीज फैक्ट्स। डॉक्टर नरसिंह वर्मा जी, क्या 2 से ज्यादा कोमोबिड कंडीशंस यानी कि बीमारियां जैसे डायबिटीज, ओबेसिटी या हाइपरटेंशन से पीड़ित मरीज को वैक्सीन लगवाना सुरक्षित है? जिन लोगों को कई प्रकार की कोमॉर्बिडिटीज हैं, जैसे कि डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ओबेसिटी यानी कि मोटापा,
इन लोगों को वैक्सीन लेना ज्यादा आवश्यक है। आप सभी को ज्ञात होगा कि प्रारंभ में जब फरवरी में वैक्सीनेशन प्रारंभ हुआ तो सबसे पहले हेल्थ वर्कर्स को दी गई, उसके बाद कहा गया कि जिनको कोमॉर्बिडिटीज है उनको हम पहले देंगे। इसका कारण यही है कि ऐसे लोगों में अगर इन्फेक्शन हो जाता है तो उससे लड़ने में शरीर नाकाम रहता है। इसलिए इन लोगों को जिनको इस प्रकार की बीमारियां हैं उन्हें वैक्सीन अवश्य लेनी चाहिए। उनमें वैक्सीन की आवश्यकता दूसरों के मुकाबले बहुत अधिक है। डॉक्टर अंशुल अग्रवाल जी, अगर किसी डायबिटीज पेशेंट को कोविड-19 वैक्सीन लगना है तो वैक्सीनेशन से पहले उसकी क्या क्या जांच की जानी चाहिए? जी, जैसे कि मैंने पहले भी डिस्कस किया है कि डायबिटीज़ को एज़ सच कोई ख़ास प्रिकॉशन नहीं लेने की ज़रूरत है। कोई हमें टेस्ट कराने की भी पहले से ज़रूरत नहीं है। यदि आपको बुखार, खाँसी या फिर कोई और सिम्पटम्स आ रहे हैं, तो उसके संबंधित हमें जाँच अपने फ़िज़िशियन से के परामर्श से अपन वो टेस्ट करवा सकते हैं और अगर बुखार आ रहा है, तो हम इस वैक्सीनेशन को डिले भी कर सकते हैं। दूसरा, जैसे कि मैंने बताया अगर वो ब्लड थिनर्स पर हैं और वारफेरिन, एसिट्रोम नाम की दवाइयाँ ले रहे हैं, तो उनको अपनी आईएनआर की जाँच करवानी पड़ेगी। और यदि अगर आपको ना बुखार है, ना ब्लड थिनर्स ले रहे हैं, तो ओवरऑल हमें किसी भी टेस्ट की आवश्यकता नहीं है। बहुत भ्रांति रहती है मरीज़ों में और जनरल पब्लिक में कि क्या हम पहले से एंटीजन टेस्ट या आरटी-पीसीआर टेस्ट करवा लें या कोई एंटीबॉडी टेस्ट करवा लें और उसके बाद ही हम जो है वैक्सीनेशन करवाने जाएँ, तो इन सब की टेस्टों में भी कोई रिकमेंडेशन नहीं है और कोई आवश्यकता नहीं है। हमें ये सारे टेस्ट नहीं कराने की ज़रूरत है। हम डायरेक्टली वैक्सीनेशन के लिए जा सकते हैं विदाउट एनी डूइंग एनी टेस्ट। डॉक्टर नितिन रंजन गुप्ता जी, वो मरीज जो थायराइड की दवाई ले रहे हैं कोविड-19 के इस दौर में, ऐसे पेशेंट्स के डिसीज मैनेजमेंट के लिए आप क्या स्पेशल टिप्स देना चाहेंगे? थायराइड के मरीज ज्यादातर दो श्रेणियों में आते हैं। एक हाइपोथायराइड जो थायरोक्सिन नाम की दवा खाते हैं और दूसरे हाइपरथायराइड जो नियोमर्काजोल या कार्बेंडोजोल नाम की दवा खाते हैं। तो अभी तक कोविड वैक्सीनेशन के लिए इन दोनों ही दवाओं का कोई इंटरेक्शन नहीं है। चाहे आप हाइपोथायराइड हो और चाहे आप हाइपरथायराइड हो, दोनों ही में आप अपनी दवा नियमित रूप से खा सकते हैं और बिल्कुल बिना किसी भ्रम चिंता के आप अपना वैक्सीनेशन करा सकते हैं और बल्कि कराना ही है। तो केवल अपना बस ये ध्यान रखना है कि जो अपने समय पे आप अपनी दवा खाते हैं थायराइड की, चाहे हाइपर की खाते हैं तो हाइपर की और चाहे हाइपो की खाते हैं तो अपनी हाइपो की दवा खा के और अपना वैक्सीनेशन करा सकते हैं। इसमें कोई कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई इंटरैक्शन नहीं है, कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन। सबसे पहली चीज मैं हमेशा कहता हूँ, हर प्लेटफॉर्म पे कहता रहा हूँ और आगे भी एक चीज कहता रहूंगा कि जो हमारा पॉजिटिव थिंकिंग है किसी भी चीज के लिए, आज करोड़ों करोड़ों लोगों ने कोविड को मात दी है, ठीक हो गए हैं और उसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा उनकी पॉजिटिविटी का रहा है, उनके पॉजिटिव थॉट्स का रहा है, उनके उनके कोविड को हराने के लिए उनकी जो उनका जज्बा है उसका रहा है। तो चाहे कोई भी बीमारी हो, हर बीमारी के मरीज इससे ठीक भी हुए हैं। डायबिटीज के मरीज ठीक हुए हैं, थायराइड के मरीज ठीक हुए हैं, साथ में किडनी फेलियर के मरीज ठीक हुए हैं। तो हमारे पास आज करोड़ों करोड़ों लोग ऐसे हैं जिन्होंने कोविड को मात दी है। तो केवल पहली बात तो ये कि अपने आप को नेगेटिव नहीं सोचना है, बीमारी को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। ये बात सच है कि बीमारी अगर है तो उसको नजरअंदाज नहीं करना है, उसको टाइमली ट्रीटमेंट चाहिए। बहुत सारे लोग घर में रहने की वजह से, हॉस्पिटल जाने के डर की वजह से कई बार लोगों की बीमारी बढ़ गई जब तक वो हॉस्पिटल गए। तो ऐसा नहीं करना है, लेकिन आपको कभी भी इससे बिल्कुल डरना नहीं है कि मुझे कोविड हो गया अब मैं बचूंगा नहीं, क्योंकि हमने ऐसे भी बहुत से लोग देखे हैं जिनको बहुत माइल्ड कोविड था लेकिन इस डर के मारे, इस शॉक के मारे उनकी डेथ हो गई कि उनको कोविड हो गया, अब मैं बच नहीं सकता हूँ। बहुत सारे लोग डिप्रेशन में चले गए। तो हमें ये लगता है इस पूरे पैंडेमिक में सबसे जो अहम चीज है वो आपकी पॉजिटिव थॉट्स की है, पॉजिटिविटी की है, अपने फिजिशियन के संपर्क में रहने की है और किसी भी सिम्टम को नजरअंदाज ना करें, लेकिन उसके भय को अपने दिमाग के ऊपर हावी ना होने दें। बीमारी कोई भी हो, सबके साथ कोविड ट्रीटेबल है अगर टाइम पे आपको देखा गया है, टाइम पे आपका इलाज किया गया है और अगर आपने उसको अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। डॉक्टर नरसिंह वर्मा जी, क्या वैक्सीनेशन वाले दिन हार्ट पेशेंट्स को अपनी मेडिसिन में कोई बदलाव करना चाहिए या उस दिन दवा नहीं लेनी चाहिए? बहुत से ऐसे मरीज हैं जो अपनी हृदय संबंधी बीमारी के लिए कई प्रकार की दवाएं ले रहे हैं। उनके मन में यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि वो जिस दिन वैक्सीन लगवाने जाएं, क्योंकि मैंने बताया उनको वैक्सीन की आवश्यकता औरों के मुकाबले अधिक है,
तो उनके मन में यह प्रश्न उठता है कि जब वो वैक्सीन लगवाने जाएं, क्या उस दिन भी दवाएं लें? या मैं बात बता देना चाहता हूं कि ऐसे सभी लोग अपनी दवाएं पूर्व की भांति लेते रहें। दवाएं नहीं रोकना है। वो दवाएं चाहे खून को पतला करने वाली हो, या ब्लड प्रेशर संबंधित हो, या एंजाइना संबंधित हो, या हार्ट फेलियर की दवा हो, सारी दवाएं उसी प्रकार लेना है जैसे रोज ले रहे थे। दवाओं में कोई परिवर्तन किए बगैर वैक्सीनेशन के लिए जाएं और वैक्सीन लगवाएं, ये बहुत ही आवश्यक है। दवाओं में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करना है, नहीं इससे वैक्सीन पर कोई विपरीत प्रभाव पड़ने की आशंका है। डॉक्टर अंशुल अग्रवाल जी, डॉक्टर नितिन रंजन गुप्ता जी, डॉक्टर नरसिंह वर्मा जी, कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़कर आपने कोविड-19 वैक्सीनेशन और उससे जुड़ी हुई शंकाओं पे संबंधित विभिन्न बिंदुओं पर जानकारी दी और कोविड-19 टीकाकरण के साथ लंबे समय तक स्वस्थ जीवन कैसे व्यतीत कर सकते हैं, इसके बारे में सुझाव दिए। इसके लिए आप सभी एक्सपर्ट्स का बहुत बहुत धन्यवाद। इस खास कार्यक्रम के जरिए कोविड-19 वैक्सीनेशन और सामान्य हो रहे नए हालात में रहने के संबंध में लोगों में बढ़ रही चिंता और सवालों को दूर करने की अनूठी पहल की गई है। इस अनूठी पहल का हिस्सा बनने के लिए आपका धन्यवाद। हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे एक्सपर्ट्स के सुझाव और दी गई जानकारियां उपयोगी साबित होंगी। इसी के साथ अब मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।